सभी भैया बहनों को प्रणाम। कक्षा 11वीं में हम पशुपालन विषय पढ़ने जा रहे हैं। सभी का स्वागत है कृषि संकाय के इस पशुपालन विषय के इकाई 1 में। इकाई 1 यह इकाई भैया बहनों 3 अंक की है। इसमें 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 में से 1 प्रश्न आपको करना है। तो 3 अंकों की यह इकाई है। अध्याय का नाम है प्रारंभिक अध्ययन। किसका? पशुपालन का प्रारंभिक अध्ययन। तो चलते हैं इस विषय को, पशुपालन को विषय में क्यों रखा गया, क्या आवश्यकता पड़ी पशुपालन विषय को पढ़ाई में, विद्यार्थियों की रुचि के लिए, शिक्षा के लिए क्यों पशुपालन विषय रखा गया, इसका प्रारंभिक अध्ययन दिया गया है। तो पहला प्रश्न इसमें आता है, भारत में पशुओं की दशा सुधारने के उपाय लिखिए। आपने देखा होगा कि भारत में पशुपालन बहुत ही अधिक पारंपरिक तरीके से, लापरवाह तरीके से कहा जाए, किया जाता है। इस प्रकार से पशुओं को पाला पोसा जाता है जैसे उनको ठंड नहीं लगती हो, धूप नहीं लगती हो, पानी नहीं लगता हो, बाहर ही बांध दिया जाता है। खुद मालिक घर में सभी ऋतुओं से बचते हैं और पशुओं को लापरवाह तरीके से बाहर बांध दिया जाता है। भूख नहीं लगती जैसे उन्हें लापरवाह भोजन दिया जाता है और उनसे काम की अपेक्षा खूब अधिक की जाती है। तो भैया बहनों, पशुओं की हम जितनी कृषि में देखरेख करेंगे, पशु भी उतना अधिक हमारी कृषि को उन्नत बनाएंगे। आज हमारी कृषि उन्नत न होने का एक सबसे बड़ा कारण पशुओं की लापरवाह दशा। तो पहला प्रश्न यही उठता है कि भारत में पशुओं की दशा सुधारने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाएं। तो 3 अंक का प्रश्न आएगा तो हमें 3 बिंदु अवश्य लिखने पड़ेंगे, परंतु हम 2-4 बिंदु ज़्यादा लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें से 1-2 बिंदु अगर कट गए तो हमारे 3 अंक जाना नहीं चाहिए। तो इसमें पहला, हमारे देश में पशुओं की दशा सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से उपाय किए जा सकते? प्रमुख रूप से नंबर 1 प्रजनन के लिए उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग कर उन्नतशील गाय भैंसों की नस्ल तैयार करना। बाकी तो सभी आप जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी देखरेख करना चाहिए, परंतु अगर रुचिपूर्ण फायदे के लिए अगर हमें पशुपालन करना है, पशुओं से फायदा लेना है हमें खूब अधिक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रजनन के लिए उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग कैसे? हम देखते हैं कि जिस समय प्रजनन के लिए गायों को तैयार किया जाता है तो लापरवाह पूर्ण तैयार किया जाता है और लापरवाह पूर्ण तकनीकी के द्वारा ही उसका प्रजनन भी कराया जाता है। ये ठीक बात नहीं है ना? प्रजनन के पूर्व की देखरेख जैसे हम मानव के लिए करते हैं, उससे कहीं अधिक पशुओं के लिए
करना चाहिए। प्रजनन के लिए उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग, है ना। प्रजनन के समय भी हम लापरवाह पूर्ण उन्हें चारागाह में चरने के लिए भेज देते हैं। उस दिन भी जिस दिन प्रजनन होता है उस दिन लापरवाह पूर्ण प्रजनन होता है। फिर उसके बाद भी हम देख रेख उसकी नहीं करते, इससे हमारा पशु संक्रमित हो जाता है। और उसके पहले प्रजनन के पूर्व उसकी जो देख रेख करनी होती है वो भी हम सावधानी पूर्ण नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, उनको जिस प्रकार का पौष्टिक आहार चाहिए वह पौष्टिक आहार भी नहीं दे पाते हैं। उससे बच्चे कुपोषित होते हैं। वह कुपोषण के कारण वो जब वो उत्पादन देना शुरू करते हैं तो जैसा उत्पादन हम चाहते हैं वैसा उत्पादन उनसे हमें नहीं मिल पाता है। तो क्या करेंगे, हम प्रजनन के लिए उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग करेंगे। हम देखते हैं मानव के लिए जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से, उनका लाभ सभी लेते हैं हर तकनीकी के लिए, परंतु पशुओं के लिए उतना ही पेमेंट डॉक्टरों को गवर्नमेंट देती है, परंतु हम किसान भाई उन तकनीकों का लाभ प्राप्त नहीं करते। तो क्या करेंगे, प्रजनन के लिए उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग कर। क्यों उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें उन्नतशील जो अधिक से अधिक दूध दे पाए, अधिक से अधिक फैट जिस दूध में मिल पाए, उनसे जो बैल निकलेंगे तो वह अधिक से अधिक शक्तिशाली हो पाए, है ना। तो गाय प्रजनन के लिए उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग कर उन्नतशील गाय भैंसों की नस्ल तैयार करना है। गाय और भैंसों की नस्ल तैयार करना सबसे पहला कार्य है। क्योंकि हमारे पास जो भैंस है, जो गाय है, हम देखते हैं कि वो केवल संख्या गिनाने के काम की है कि कितनी भैंसें हैं, कितनी गायें हैं। एक गाय कम से कम एक दिन में 2 टाइम में 7 से 8 लीटर दूध देना चाहिए, परंतु देती कितनी है, 1 गिलास, 1 पाव, या तो आधा किलो या खूब हुआ 1 किलो। 1 किलो देती यानी हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें उत्पादन प्राप्त हुआ। नहीं, ये घाटे का सौदा है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमने उसे खिलाया है ना, उसका पालन पोषण किया है। तो खर्चा अधिक और उत्पादन कम, मुनाफा कम मिल रहा है। तो अब हम खर्चा कम और उत्पादन अधिक लेने के लिए पशुपालन पढ़ रहे हैं। तो पशुपालन सबसे पहले भारत में पशुओं की दशा सुधारने के लिए क्या काम करेंगे, प्रजनन के लिए उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग कर उन्नतशील गाय भैंसों की नस्ल तैयार करेंगे, करवाएंगे किसानों से, उन्हें समझाएंगे, है ना। तो इसके लिए कैसे होगा यह प्रयास हमारा सफल, पास में जो भी पशु चिकित्सालय है उस पशु चिकित्सालय का लाभ प्रदान करवा करके, है ना, डॉक्टरों की सलाह दिलवा करके, प्रशिक्षण दिलवा करके, किसानों को प्रशिक्षण हो, बार बार चेकिंग हो, चेक कराए पशुओं को। अब दूसरा उपाय क्या है, चारे एवं चारागाह। हमारे यहाँ अच्छा उत्पादन देने के लिए न चारा उपलब्ध है और न ही चारागाह है। तो अच्छे चारे, यानी हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में जंगलों में छोड़ दिया जाता है, बेचारे अपना पेट पालन करने के लिए घूम घूम करके ही थक जाते हैं, समय पर पानी नहीं मिल पाता है उन्हें। तो ऐसे चारे नहीं, क्योंकि ये संक्रमित भी होते हैं
और दूसरी चीज हमने देखा होगा, जब ज्यादा हरे चारे का प्रयोग करते हैं, अकेले हरे ही चारे का, तो वो डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट के कारण पाचन क्रिया उनकी खराब हो जाती है, पशु और दुबले होने लग जाते हैं। तो चारे कैसे होना चाहिए भाई? उचित मात्रा में सूखा चारा, उचित मात्रा में हरा चारा, उसमें कितना दाना चाहिए, नमक कितना चाहिए, गुड़ कितना चाहिए, शीरा यानी तेल की मात्रा, वसा की मात्रा कितनी चाहिए, ये सब अगले वर्ष हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे कि कितना वजन के हिसाब से, 100 किलो वजन के हिसाब से कितना सूखा चारा देना चाहिए, कितना हरा चारा देना चाहिए, कितना उसे दाना देना चाहिए, कितना उसे नमक, गुड़ और तेल देना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर को जैसी आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही पशुओं के शरीर को भी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो दूसरी समस्या क्या हल करेंगे हम? चारे की समस्या, है ना। तो उचित चारे में बरसीम है, लोबिया है, ज्वार है, मक्का है ना, बरसीम है, यह हरे चारे के रूप में, है ना। इसका अनुपात अगले वर्ष पढ़ेंगे हम कि 3:1, 3:1 यानी 3 भाग सूखा चारा भूसा और 1 भाग हरा चारा, है ना। और उसमें शरीर के भार के अनुसार वो उत्पादन दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, तो भी माने जो है हम उन्हें 100 केजी भार पर 1 केजी निर्वाह राशन के रूप में अवश्य दे, शरीर निर्वाह करने। और फिर उत्पादन जितना दे रहा है, तो अगले वर्ष पढ़ेंगे हम कि कितने उत्पादन पर कितना दाना देना चाहिए। तो उपयुक्त चारे एवं चारागाह, उपयुक्त चारे एवं चारागाह की समुचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था करना। तो जब समुचित व्यवस्था हम चारे और चारागाह की करेंगे, तो चारागाह भेजेंगे ही नहीं उन्हें, चारागाह में केवल घूमने फिरने के लिए भेजेंगे, चारा खाने के लिए उन्हें अपनी नांद पर ही उन्हें पौष्टिक चारा मिलेगा, है ना। तो चारे एवं चारागाह की समुचित व्यवस्था करना। अब चलो तीसरा उपाय क्या अनिवार्य होता है? पशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता। पशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में हम क्या लेंगे? पशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम। जब हमने उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग कर लिया, अच्छी नस्ल उत्पादित कर ली, उनके लिए जो उपयुक्त चारा है वो चारा हमने एकत्रित कर लिया, चारागाह की समुचित व्यवस्था कर ली, तो अब क्या करेंगे? पशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम करेंगे। रोकथाम की व्यवस्था कैसे करेंगे? पशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता देने के लिए हम किसानों को तीनों समय, वर्षा, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, तीनों ऋतुओं के पूर्व प्रशिक्षण देंगे। वर्षा ऋतु के पूर्व वर्षा में होने वाले रोगों की जानकारी देंगे और मेला लगा करके सबके पशु चेक कराएंगे। अगर उन्हें कोई रोग है तो उन्हें स्वस्थ करने के लिए दवाइयाँ दिलवाएंगे। दूसरी चीज, हम किसानों को वर्षा ऋतु में जैसे मुंह पका, खुर पका रोग, खुरी हो जाती है, तो उसका टीका पहले ही लगा दे, किसानों को समझा दे कि इस जगह पर पशु को नहीं ले जाए, क्योंकि ये खुर के द्वारा होता है। किसी बीमार पशु के खुर पर अगर किसी स्वस्थ पशु का खुर गिर जाए
तो उन्हें खुरपका हो जाता है। और मुंह पका रोग वाले पशु जहाँ चरने के लिए जाते हैं, उन चारागाहों में उस चारे को खाने के लिए स्वस्थ पशु जब जाता है तो उसका संक्रमण उस स्वस्थ पशु पर आ जाता है। तो पशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता दिलाएंगे, है ना। तो वर्षा ऋतु में होने वाले रोग के बारे में उन्हें समझाएंगे और टीके लगा देंगे, गलघोटू बीमारी का, खुरपका बीमारी का, एंथ्रेक्स बीमारी का, कि हमारा पशु बरसात भर में कभी अस्वस्थ ही नहीं हो। और दूसरी चीज, हमें उन्हें प्रकोपों से भी बचाना पड़ेगा। तो पशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम, संक्रामक रोगों की हम रोकथाम की उचित व्यवस्था करेंगे। चौथा उपाय होगा पशुपालकों को समय समय पर उचित प्रशिक्षण देना। हमारे पशुपालक जो है, हम देख रहे हैं भारत में कि सभी व्यवसाय प्रशिक्षण के आधार पर हो रहे हैं। कोई भी व्यवसाय बिगैर प्रशिक्षण के नहीं होता। जैसे कंपनी है, छोटी से छोटी भी कंपनी है तो उसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। परंतु कृषि एक ऐसा आधारभूत उद्योग है कि सभी उद्योग उस पर निर्भर होने के बावजूद भी माने जो है उन्हें पशुपालकों को समय समय पर उचित प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है। तो इसी के लिए भारत में पशुओं की दशा खराब है। तो पशुओं की दशा सुधारने के लिए पशुपालकों को समय समय पर उचित प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। तो ये प्रश्न तैयार हुआ। पहला पॉइंट क्या है? प्रजनन के लिए उत्कृष्ट तकनीकों का प्रयोग कर उन्नतशील गाय भैंसों की नस्ल तैयार करना। दूसरा, चारे एवं चारागाह की समुचित व्यवस्था करना। तीसरा, पशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था करना। चौथा, पशुपालकों को समय समय पर उचित प्रशिक्षण देना। अगला एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, पशुपालन की कठिनाइयाँ लिखिए। तो पशुपालन करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही है? तो भारत में पशुपालन की कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। पहला, संतुलित एवं पौष्टिक आहार की कमी। हमारे यहाँ जैसे अभी हमने समझाया, संतुलित और पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है। तो क्या करेंगे हम? जैसा उत्पादन चाह रहे अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक उन्हें संतुलित समय के अनुसार, है ना, जैसी जलवायु वैसा भोजन देंगे और पौष्टिक आहार देंगे, उसमें विटामिन्स भी देंगे। दूसरा, नस्ल सुधार संबंधी प्रबंध का अभाव। दूसरी कठिनाई यह है कि भारत में अच्छी किस्म की नस्लें नहीं पाली जा रही है, किसान जागरूक नहीं है। तो जो अच्छे से अच्छा उत्पादन दे, ऐसी उत्पादन देने वाली नस्ल संबंधी प्रबंध कराना, है ना, तो इसका अभाव है। तीसरा, पशुओं में संक्रामक रोगों के लिए समुचित टीकाकरण का अभाव। पशुओं में संक्रामक रोग के लिए समुचित टीकाकरण का अभाव है ना। तो संक्रामक रोग, सभी जितने भी संक्रामक रोग लगते हैं उनके टीकाकरण की व्यवस्था करना है। यह कठिनाई है। चौथा, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं उपचार की उपेक्षा। कई पशुपालक क्या करते हैं, उनके गांव में ही पशुपालन केंद्र यानी हॉस्पिटल, पशु चिकित्सा केंद्र होने के बावजूद भी वह स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग नहीं करते हैं और उपचार की उपेक्षा करते हैं और अपने देसी उपचार करते रहते हैं। जब मरने योग्य हो जाता है पशु, तब वह डॉक्टर के पास ले जाते। तो हम देखते हैं ना, जब मलेरिया हो जाता है मरीज को, तो डॉक्टर पूछते हैं कि कितने दिन हुए बीमार होने को, है ना। तो एक दिन अगर हुए तो कम mg की दवाई में ठीक हो जाता, जल्दी ठीक हो जाता है मरीज, है। 2 दिन अगर हुए तो उससे ज़्यादा mg देना पड़ता है, पशु के
फिर स्वास्थ्य ठीक होने में समय लगता है। जितने दिन ज़्यादा हो जाएंगे उतने दिन स्वस्थ होने के लिए लगते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हम स्वास्थ्य सुविधाओं का शीघ्रता शीघ्र उपचार तो सुविधाएं दिलाएंगे और उपचार की उपेक्षा नहीं करेंगे। प्रणाम। कल पढ़ेंगे हम अगले पीडीएफ में केंद्रित ग्राम योजना के उद्देश्य लिखिए। केंद्रित ग्राम योजना क्या है? देखा होगा आपने, इस प्रकार से पशुपालन लापरवाह पूर्ण होता है ना। प्रणाम।